नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। चंद घंटों बाद गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, इन सभी राज्यों में वो नतीजे आ जाएंगे जिसका अनुमान एग्जिट पोल्स ने सामने रखा है। और खास करके गुजरात, जहां पर ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर गया है। क्योंकि जहां पर यह पसोपेश था कि क्या एक त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्या यहां पर कांग्रेस एक चुनौती पेश करेगी, क्या आम आदमी पार्टी चुनौती पेश करेगी, वहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि मुमकिन है भारतीय जनता पार्टी जो रिकॉर्ड कायम करना चाहती थी वो मुमकिन हो जाए। गुजरातની અંદર જનતા જનાર્દન ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય વાવટો લઈને નીકળી પડી અને આ ચૂંટણી ભાજપ નથી લડતું ભાઈ, આ ચૂંટણી ન ભૂપેન્દ્ર લડે છે ન નરેન્દ્ર લડે છે, આ ચૂંટણી તો મારા ગુજરાતના વાલા ભાઈઓ બહેનો લડે છે। ગામે ગામે ઉમંગ બધી જીત છે, રંગ હૈયે કેસરીયો રંગ જે જગાવે છે। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाकी सब सिमट गए जहां पर अब तक मगर है बाकी नाम और निशान हमारा। कुछ बात है कि पार्टी सिमटती नहीं जहां पे बदलता गया सियासी दुश्मन दौरे चुनाव हमारा। एग्जिट पोल के नतीजे अगर चुनावी रिजल्ट में बदल गए तो शायद गुजरात में नरेंद्र मोदी के लिए ये पंक्तियां सच साबित होती हैं। आखिर वो कौन सा चुनावी चुंबक जिसके दम पर 27 साल बाद एक बार फिर एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गुजरात में न सिर्फ सरकार 7वीं बार बनाती दिखती, बल्कि 1985 में कांग्रेस के 149 सीट जीतने के रिकॉर्ड को भी 37 साल बाद बीजेपी 151 सीट जीतकर तोड़कर इतिहास नया रच सकती है। नरेंद्र भाई की, मोदी साहब की, उनको वोट दिया है। आप खड़े हो अभी, वो भी मोदी साहब ने बनाया, रिवर फ्रंट बनाया, पूरा गुजरात को विकास किया है। मोदी ने जो विकास किया है उनके सिवा कोई आ ही नहीं सकता। नरेंद्र भाई एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हाउ टू वर्क एंड व्हाट टू से, इससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। नरेंद्र भाई जो है ना, इकोनॉमी के लिए जो मोदी जी जो कर रहे हैं ना, वो एक बहुत ही एक्सेलेंट है। तो सभी ने नरेंद्र भाई के हिसाब से वोट किया। फिर साबरमती के किनारे सत्ता के शीर्ष पर बीजेपी के कायम रहने के पीछे जनता की जुबान पर एक नाम आता है, नरेंद्र भाई, नरेंद्र मोदी, मोदी साहब, प्रधानमंत्री। ये नाम इस बार की जीत में कितना बड़ा हो सकता है, इसे ऐसे समझ लीजिए कि 2002 में 127 और 2017 में 99 सीट पाने के बाद लगातार घटती आ रही बीजेपी की सीटों में एग्जिट पोल कहता है कि इस बार बहुत बड़ा उछाल आ सकता है, छलांग 151 सीट तक जाने की। जिस गुजरात में राहुल गांधी फरवरी महीने में कहते थे कि चुनाव तो कांग्रेस जीत चुकी है, ये आपका जीता हुआ चुनाव है। चुनाव खत्म हो गया है, आप लोग जीत गए हो। बस आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जिस गुजरात में अरविंद केजरीवाल कहते आ रहे थे कि एक धक्का जीत का चाहिए, जीत थोड़ी सी किनारे पे है, मार्जिन पे है, कम है। 92-93 सीट आ रही है, कम सीट आ रही है, एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा। महीने भर के आक्रामक प्रचार और वर्षों से बीजेपी के संगठन की जमीनी ताकत के साथ पार्टी ने विपक्ष के इन्हीं दावों की हवा गुजरात में निकाल दी। 57% लोग जहां विकास पसंद की पार्टी और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देने बूथ तक पहुंचते हैं, वहां विपक्ष के उठाए महंगाई के मुद्दे पर सिर्फ 9% और बेरोजगारी पर 1% मतदाता अपना वोट डालने आया। यानी विरोधी ही वो मुद्दा जनता तक नहीं पहुंचा पाए जिसके आधार पर वोट देने की प्राथमिकता मतदाता समझता। क्या इसीलिए बीजेपी गुजरात में बड़ी जीत हासिल करती दिखती है? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ये जनता जनार्दन पर भरोસો કરે છે અને એટલે જ
જનતા જનાર્દન ભાજપ ઉપર ભરોસો કરે છે. કોંગ્રેસના જમાનામાં જનતા પર ભરોસો જ નહોતો, લોકો પર ભરોસો નહીં. 27 साल बाद भी भरोसा घटने की जगह और ज्यादा बढ़ना आखिर संभव कैसे है, इसे बताने वाला गणित जानिए. 2017 के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में करीब 1 करोड़ 49 लाख वोट हासिल किए थे. 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गुजरात में 1 करोड़ 85 लाख वोट पाती है. तब बीजेपी विधानसभा की 173 सीट पर आगे हुई थी. यही वजह है कि इस बार 150 सीट का लक्ष्य रखा गया तो चुनाव त्रिकोणीय भी था. तो बीजेपी ने पहले ही 2 करोड़ वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य तय कर लिया. जय और पराजय दोनों हमने देखा है. हम जब विजयी होते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जमीन से जुड़े, जमीन के साथ जितना गहरा नाता बनता जाए हम बनाए. हम जब चुनाव जीतते हैं तो हम लोगों के दिल जीतने के काम में कभी कमी नहीं आने देते. हमारे लिए हर पल, हर दिन, हर योजना, हर काम जनता जनार्दन के दिलों को जीतना, और दिल तब जीते जाता है जब उनको समाधान होता है, संतोष होता है. तो हम हमारी शक्ति उसी में लगाते हैं. इस बार गुजरात में अपनी शक्ति को और मजबूती से लगाने के लिए उसी संगठन और रणनीति का प्रयोग हुआ जिसके दम पर 27 साल से सत्ता हिलने नहीं दी गई. रणनीति तय हुई मैन टू मैन मार्किंग की. ये क्या होती है, इससे पहले आप फुटबॉल के एक मैच के वीडियो से देख लीजिए, जहां विपक्षी टीम के हर खिलाड़ी के साथ अपनी टीम का एक खिलाड़ी घेरा बना लेता है, जिसके बाद दूसरी टीम के सदस्य के पास खुलकर खेलने की बहुत कम क्षमता रह जाती है. इसी तरह गुजरात की राजनीति में एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे ऐतिहासिक हुए तो इसकी बड़ी वजह मैन टू मैन मार्किंग यानी राजनीति में हर वोटर तक पहुंचने की रणनीति रही. बीजेपी जमीन पर चुनाव पन्ना प्रमुख की रणनीति के तहत लड़ती रही है. पन्ना प्रमुख यानी बीजेपी का वो कार्यकर्ता जो वोटर लिस्ट के हर पन्ने पर दर्ज 30 से 35 मतदाता तक पार्टी के लिए संपर्क का प्रमुख और मजबूत स्रोत होता है. लेकिन गुजरात में इस बार पन्ना प्रमुख की जगह पन्ना समिति पर बीजेपी ने जोर दिया, जहां हर पन्ना प्रमुख के तहत 5 लोगों की एक पन्ना समिति बनी. यानी हर वोटर लिस्ट के एक पन्ने के 30 से 35 लोगों तक पहुंचने के लिए 5 लोगों की एक पन्ना समिति और एक पन्ना प्रमुख. पन्ना समिति की जिम्मेदारी हर परिवार के एक सदस्य तक पहुंचने की हुई. पन्ना समिति का परिवार के एक सदस्य के जरिए बाकी परिजनों को बीजेपी के समर्थन में लाना मकसद रहा. दावा है कि बीजेपी की पन्ना समितियों ने गुजरात में 82 लाख परिवारों तक इसी तरह अपनी पहुंच बनाई. मकसद था हर परिवार के 2 से 3 सदस्य को समर्थन में लाकर गुजरात के 4.9 करोड़ मतदाता में से 2 करोड़ वोट को पार्टी के लिए जुटा देना. लोग आपकी ताकत जानते हैं कि नहीं जानते मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं भाजपा के हर सिपाही के सामर्थ्य को भली भांति जानता हूं. यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर, सरकार के काम पर और एक एक कार्यकर्ता की मेहनत के दम पर एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात के हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीट हासिल करने वाली ताकत जुटाई गई. अगर एग्जिट पोल गुरुवार सुबह सही साबित होता है तो ये गुजरात में नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की ऐसी सबसे बड़ी जीत साबित होगी जिससे मिली गति का फायदा 2024 तक हो सकता है. भारतीय जनता पार्टी में यूं तो कई नेता हैं, लेकिन परिश्रम की पराकाष्ठा की बात आती है तो प्रधानमंत्री का नाम आ जाता है. गुजरात चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार उन्होंने किया और उसके बाद जब वोट डालने के बाद सीधे निकले दिल्ली के लिए तो वहां पर 24 घंटे की मीटिंग की शुरुआत कर दी. अब कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है, लेकिन इसका असर कितना नतीजों में नजर आता है. तारीख थी 10 मार्च 2022. उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आए थे. यूपी में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी. विपक्ष अपनी हार के बाद मंथन भी नहीं कर पाया था जब अगले ही दिन 11 मार्च को अहमदाबाद में रोड शो करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे. 8 महीने पहले की इन तस्वीरों को आज दोबारा देखना जरूरी है. जब उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड जीत के बाद सब चुनावी विजय के उल्लास में व्यस्त थे, तब नरेंद्र मोदी अगले दिन गुजरात पहुंचकर ये बता चुके थे कि वो अगली चुनौती के लिए 2 हाथ आगे चल रहे हैं, जिसका नतीजा एग्जिट पोल बताता है
कि गुजरात में 27 साल के शासन के बाद एक बार फिर ग्रामीण इलाके में 45% और शहरी इलाके में 48% वोट के साथ सबसे ज्यादा मत बीजेपी हासिल कर सकती है। जातिगत आधार पर देखें तो गुजरात में सबसे ज्यादा आबादी वाले ओबीसी वोट का 57% हिस्सा अकेले बीजेपी को मिल सकता है। 27 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी बनाने वाली ये ताकत बीजेपी के पास कैसे आती है? हम बहुत कॉन्शियसली प्रयास करते हैं कि जीत हमारे सर पे न चढ़ जाए, हमारे दिमाग में वो सवार न हो जाए, और इसलिए हम धरती पर रहते हैं। जहां तक पराजय का सवाल है, हम पराजय में भी आशा को खोजते रहते हैं। हम निराशा में डूब करके इसने किया उसने किया, इसको वो ये करो डिक ना करो फलाना करो, इस चक्कर में नहीं पड़ते। हम सोचते हैं कि सामने वाले की रणनीति क्या थी, उसके तौर तरीके क्या थे, वो लोगों को गुमराह करने में क्यों सफल हुआ, हमारी बात को हम कैसे पहुंचाएंगे। हम औरों का भी अभ्यास करते हैं, हमारा भी अभ्यास करते हैं, हम स्थितियों का भी अभ्यास करते हैं, हम उस प्रकार के योजनाओं का भी अभ्यास करते हैं, और फिर हम आगे की रणनीति बनाते हैं। हम हर चुनाव से सीखते हैं, चुनाव जय का हो या चुनाव पराजय का हो। चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी की यही पकड़ कमजोर कैसे नहीं हो रही? इसे ऐसे समझिए कि 1 दिसंबर की शाम प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 50 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हैं। 2 दिसंबर की शाम प्रधानमंत्री फिर अहमदाबाद में 10 किलोमीटर का रोड शो करते हैं। 4 दिसंबर को वापस गुजरात पहुंचते हैं और मां के साथ मिलने की तस्वीर और वीडियो सामने आता है। 5 दिसंबर की सुबह गांधीनगर में अपना वोट नरेंद्र मोदी डालते हैं। 5 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे गांधीनगर में वोट डालने के थोड़ी देर बाद 5 दिसंबर को दोपहर 1 बजे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। जब गुजरात के एग्जिट पोल और नतीजों के बीच विपक्षियों की निगाह लगी हुई, तब बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में नरेंद्र मोदी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी के साथ लग जाते हैं। हमारे लिए चुनाव एक प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम नए रिक्रूटमेंट के लिए अवसर भी मिलता है और अपने आप को तराशने का भी अवसर मिलता है। तो हम चुनाव को एक प्रकार से हमारा एजुकेशन का पीरियड मानते हैं। चुनाव को ओपन यूनिवर्सिटी कहने वाले नरेंद्र मोदी क्या इसीलिए हर चुनावी परीक्षा को पास करते जा रहे हैं? क्योंकि अभी जब देश में गुजरात के नतीजों का इंतजार हो रहा है, नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के इलेक्शन की रणनीति पर विचार करना पार्टी के साथ शुरू कर चुके हैं। पिछले महीने दक्षिण के राज्यों को साधने का दौरा भी शुरू किया जा चुका है। कर्नाटक में 6 महीने बाद चुनाव है। दौरा नरेंद्र मोदी का बढ़ चुका है। पिछले महीने 2 दिन में दक्षिण के 4 राज्यों का दौरा, विकास की योजनाओं का ऐलान प्रधानमंत्री कर चुके हैं। 2019 में देश के 10 राज्यों में बीजेपी ने सभी लोकसभा सीट जीती थी, जिसमें 6 राज्य उत्तर के हैं। 2019 में देश के 11 राज्यों में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, जिसमें 3 बड़े राज्य दक्षिण के हैं। दावा है कि बीजेपी की नजर दक्षिण में आगे केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र और तमिलनाडु में लोकसभा की 129 सीटों पर भी है। इसी रणनीति को गुजरात के नतीजों से निश्चित है बूस्टर डोज मिलेगी, जहां से एक बार फिर साबित होगा कि नरेंद्र मोदी की लहर कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम चल जाता है बीजेपी के लिए, ये बात एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल तो ये भी उठ जाता है कि क्या जरूरत से ज्यादा निर्भरता हो जाती है एक नाम पर ही? क्योंकि चाहे गुजरात के चुनाव हो, जो कि उनका अपना गृह राज्य है, चाहे हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो या फिर दिल्ली एमसीडी के चुनाव क्यों ना हो, बीजेपी वोट मांगती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। अभी 3 चुनाव हुए, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के और दिल्ली में एमसीडी का। 2 राज्यों में नरेंद्र मोदी ने रैलियां की। एमसीडी के चुनाव में पोस्टर पर प्रधानमंत्री का चेहरा लगा रहा। वोट बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मांगा। विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी सिर्फ मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ती और जीतती। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त
अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। विपक्ष इस बात को इसलिए नहीं पचा पाता क्योंकि ये सच है कि वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ते भी हैं। जैसे गुजरात में बीजेपी को वोट देने वालों ने एग्जिट पोल में बताया कि 19% ने मोदी के नाम पर वोट दिया और 15% ने पार्टी को पसंद करने की वजह से। नरेंद्र मोदी की योजनाओं का ये दम कहेंगे कि महिलाओं का सबसे ज्यादा 48% वोट बीजेपी गुजरात में पाती है। हर आयु वर्ग का सबसे ज्यादा वोट भी गुजरात में बीजेपी के ही खाते में आता है। उनका विजन बहुत क्लियर है मोदी जी का, कि वो बहुत लंबा सोचते हैं। वो है, आप ये रिवर फ्रंट भी आज से 5-7 साल पहले उन्होंने सोचा हुआ था, आज हम ये देख रहे हैं, तो उनका विजन बहुत लंबा है। नरेंद्र भाई एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हाउ टू वर्क एंड व्हाट टू से, इससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो काम क्या करना है, क्या बोलना है, वो सब उनसे सीखना पड़ेगा। मोदी के नाम पर इतनी लोकप्रियता क्यों है? जहां गुजरात में 1% वोट जनता बेरोजगारी के मुद्दे पर देने आती है और 2% वोट हिंदुत्व के मुद्दे पर। क्या ये नरेंद्र मोदी की प्रचार शैली की ताकत है? जहां जनता तक बात पहुंचती है, विपक्ष नाकामयाब होता है और मोदी के नाम पर ही हर चुनाव लड़ने का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ देता है। इसे ऐसे समझिए कि गुजरात में बूथ मैनेजमेंट के बाद रिकॉर्ड जीत इसलिए बीजेपी हासिल करती आ रही है क्योंकि नए तरीके से कैंपेन पर मोदी स्टाइल में जोर रहा है। जैसे शहर के मुकाबले ग्रामीण इलाका चुनौती माना गया तो 3556 जगहों पर जादूगर का शो कराया गया, 3700 जगहों पर नुक्कड़ नाटक कराया गया, 1400 जगहों पर विकास का गरबा नाम से सरकार की कामयाबी बताती लाइव स्क्रीन लगवाई गई। शहरी वोटर को अपने साथ मजबूती से जोड़ने के लिए 1700 जगहों पर फ्लैश मॉब, यानी अचानक कहीं पर बीजेपी का प्रचार करने वाले कुछ लोग आते और अपनी बात कहकर चले जाते। 182 विधानसभाओं में 1200 जगहों पर 150 स्मार्ट रथ के जरिए अपनी बात बीजेपी ने पहुंचाई। साथ ही यूथ विद नमो के नाम से 1400 जगहों पर बैंड की परफॉर्मेंस हुई। इस तरह के नए तरीकों से प्रचार करने का प्रयोग गुजरात से ही नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, जो अब भी कामयाबी की कुंजी बना हुआ है। पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ ऐसे नहीं चलती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से इन चीजों को कैसे चलाया जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और अच्छा है कि देश की नई पीढ़ी को पता चले कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, इतना बड़ी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स को इतना मोबिलाइज करना और बड़ा टारगेटेड फोकस एक्टिविटी देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। यूं ही कोई राज्य लगातार 7वीं बार सत्ता के लिए एक ही दल, एक ही नेता के नाम पर मौका और मुहर नहीं लगाता। वक्त से पहले चुनाव की तैयारी, बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ता को हमेशा सक्रिय रखना, उम्मीदवारों के चयन से टिकट बंटवारे तक पैनी नजर, सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए ताकत लगाना और अधिकारियों के साथ टिफिन बैठक यानी खाने पर कामकाज का हिसाब। गुजरात बीजेपी का अभेद्य किला इसीलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ जनता से जुड़ाव और प्रशासन पर नजर का नरेंद्र मोदी फॉर्मूला चलता आ रहा है। भारत में किसी एक राज्य में अगर सबसे लंबा शासन किसी पार्टी का रहा है तो वो वाम दल का रहा है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 34 सालों का शासन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल अपने पूरे किए हैं। और वाकई अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं और चुनावी नतीजे यही आते हैं तो बीजेपी कम से कम गुजरात में शायद वाम दलों के उस शासन को के करीब पहुंचने की कोशिश यहां कर सकती है। लेकिन यह भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जनता के मन में आखिर क्या होता है कि कोई एक पार्टी इतने लंबे समय तक एक राज्य में शासन कर पाती है। भूपेन्द्र હોય કે નરેન્દ્ર હોય, સરસમાં સરસ ડ્રાઈવર હોય, પણ એક ટાયર પંક્ચર થયેલું હોય તો એ ગાડી ચાલે, એ ગાડી આગળ લઈ જાય। આપણે બધા કમળ ખીલવવાના છે, ખીલવશો। एग्जिट पोल में बीजेपी की नजर गुजरात फतेह करके एक साथ कई रिकॉर्ड बनाने की है। इसमें एक पार्टी का किसी राज्य में सबसे लंबा शासन भी शामिल है। अभी ये रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल की लेफ्ट सरकार के पास है, जिसका साल 1977 से 2001 तक शासन रहा। इस तरह वहाँ पर लेफ्ट ने 33 साल 325 दिन शासन किया। असम की कांग्रेस सरकार साल 1950 से 1978 तक रही। वहीं गुजरात में बीजेपी की साल 1998 से आज तक लगातार सरकार रही है, जिसका कार्यकाल 24 साल 276 दिन बैठता है।
वहीं त्रिपुरा की CPI-M की सरकार 1993 से 2018 तक रही। अगर सर्वे के मुताबिक गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी और अगर वहां पर वो अपना कार्यकाल पूरा करती है, तब वो इस रिकॉर्ड में दूसरे नंबर पर आ जाएगी। लेकिन फिर भी एक ही पार्टी का राज्य में सबसे लंबा शासन करने का रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल की लेफ्ट सरकार के पास ही रहेगा, जिसने पश्चिम बंगाल में करीब 34 सालों तक एक छत्र राज किया है। वैसे बीजेपी के पास इस बार कई रिकॉर्ड एक साथ तोड़ने का मौका है। पार्टी का लक्ष्य 150 सीट जीतने का है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये न सिर्फ बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा, बल्कि माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिली 149 सीटों की अब तक के रिकॉर्ड से भी एक सीट ज्यादा होगा। आज तक और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल भी बीजेपी को 151 सीट तक दे रहा है। यानी बीजेपी अगर अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रही तो वो एक साथ कई रिकॉर्ड बनाएगी। आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी को लेकर भी संकेत बड़े हैं इन एग्जिट पोल्स में। आम आदमी पार्टी की कोशिश पूरी ये कि वो दिल्ली के बाद जो पंजाब उसने जीता उसके आगे वो देश में विस्तार कर सके, और उसी क्रम में गुजरात में उसकी बड़ी ख्वाहिशें थी। मुफ्त का जो वैक्सीन उसने दिया है वोटरों के मन में, उसका कितना असर पड़ा है? जहां भी जा रहे हैं, पूरे गुजरात में जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, एक ही शब्द गूंज रहा है, बदलाव बदलाव बदलाव, परिवर्तन चाहिए। केंद्र सरकार ने IB को भेजा गुजरात, पता करके आओ गुजरात में माहौल क्या है, कौन जीत रहा है। IB 10-15 दिन घूमी गुजरात के कोने कोने में, उनके कई अफसर आए, घूमे जगह जगह, और IB ने रिपोर्ट दी है केंद्र सरकार को कि दिसंबर में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों, सरकार तो बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल के दावों ने गुजरात के गदर को दिलचस्प बनाने का काम किया। एग्जिट पोल के अनुमान बताते हैं कि भले ही केजरीवाल की इस बार भविष्यवाणी गलत साबित होने का संकेत हो, लेकिन फिर भी वो गुजरात की सियासत में धमाकेदार एंट्री कर चुके हैं। पॉजिटिव है, नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है, और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का, तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। गुजरात में आपने जो किया वो वाकई में बड़ी बात है। आज तक और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि आम आदमी पार्टी को 20% वोट मिलने का अनुमान है, और पार्टी राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बनने से सिर्फ 6% वोट से दूर है। इस तरह आम आदमी पार्टी को गुजरात के हर 5वें आदमी ने वोट दिया। एग्जिट पोल कहता है कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में 9 से 21 सीट मिल सकती है। सर्वे में मिलते वोट को भले ही आम आदमी पार्टी सीटों में बदल नहीं पाई हो, लेकिन वोटों से अरविंद केजरीवाल को खुश होने का मौका जरूर मिल गया है, जिन्होंने गुजरात में खुद को बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश किया। ये चुनाव गुजरात का भविष्य बना सकता है, गुजरात का भविष्य बदल सकता है। अभी तक अपने पास कोई विकल्प नहीं था। ठीक कह रहा हूँ ना? अभी तक वोट डालने जाते थे, ये दोनों मिली हुई थी पार्टियां। इस बार ऊपर वाले ने विकल्प भेजा है, ऊपर वाले ने झाड़ू चलाई है, ऊपर वाले का इशारा समझो, और सारे जने मिलके इस बार अपने लिए, अपने परिवार के लिए झाड़ू का वोट दबाना। झाड़ू झाड़ू झाड़ू। आम आदमी पार्टी की कामयाबी इसलिए भी बहुत कुछ कहती है क्योंकि पिछली बार उसके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में बिना किसी जातिगत वोट बैंक के गुजरात जैसे राज्य में अपनी सियासी जगह बनाना अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी कामयाबी माना जा सकता है। बीजेपी ने गुजरात के सभी 4 रीजन में अच्छा प्रदर्शन किया। सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ दिया। मध्य गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बराबरी की टक्कर है, लेकिन दक्षिण गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से बेहतर किया। एक आदमी मिला, मैंने उसको पूछा किसको वोट दोगे, तो बोला झाड़ू को। मैंने कहा क्यों, भाजपा को क्यों नहीं? बोला सर भाजपा को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, आपको वोट देंगे तो बिजली मुफ्त हो जाएगी। होएगी कि नहीं होएगी? मेरे को एक महिला मिली, मैंने उससे पूछा किसको वोट दोगे, बोले सर आपको।
मैंने कहा क्यों? कहते हैं आप 1000 रुपए महीना दोगे हर महिला को। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस की जगह लेकर सत्ता हासिल करने वाले केजरीवाल ने फ्री बिजली पानी के वादों से अपने दिल्ली मॉडल को सजाया, जिसे उन्होंने गुजरात में अच्छे से पैकेज किया और उन्हें वोट देने के बदले में जनता को सीधे 30,000 रुपए महीने के फायदे गिराए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी को वोट देना बहुत फायदा, 30,000 रुपए महीने का फायदा है आम आदमी पार्टी को वोट देने से। भाजपा को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, बस गुंडागर्दी मिलेगी, गाली गलौज मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला भाजपा को वोट देने से। आज तक और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बताता है कि गुजरात के लोगों को केजरीवाल के वादे काफी रास आए हैं। तो सभी महिलाओं को, बहनों को, माताओं को मैं 3 गारंटी दे रहा हूँ। आपके घर की बिजली मुफ्त कर दूंगा, अब बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। फायदा होगा नहीं होगा? 2-3 हजार रुपए महीना तो बच जाएंगे। हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में डलवाएंगे। तो आपके घर में मान लो 2 महिलाएं, बहू है, सास है, या 3 है, बहू है, सास है, बेटी है, तो 3000 रुपए मिलेंगे। 2000 हर महिला को अलग अलग 1000 रुपए मिलेंगे। आम आदमी पार्टी को वोट देने वालों में 32% लोगों ने मुफ्त के वादों की वजह से वोट दिया, 25% ने परिवर्तन के लिए, 21% ने महंगाई की वजह से आम आदमी पार्टी को वोट दिया। इसी तरह आपको वोट देने के सबसे बड़े मुद्दों की बात करें तो उसमें बेरोजगारी सबसे ऊपर है। आम आदमी पार्टी के जो सार्वजनिक दावे हैं वो आज भी कहते हैं कि गुजरात में वो जीत हासिल करेंगे, लेकिन जो उनकी मंशा रही, सियासी मंशा, वो ये रही कि कम से कम एक ऑपोजिशन के तौर पर वो कांग्रेस पार्टी को गुजरात जैसे राज्य में रिप्लेस कर पाए। कांग्रेस ने अपनी तरफ से हमेशा दावा किया कि वो साइलेंट प्रचार कर रही है, घर घर तक जा रही है, लेकिन आंकड़े ये चीजें दिखाते नहीं हैं। और बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस के अस्तित्व को भी लेकर उठ जाएगा अगर एग्जिट पोल के जो पूर्वानुमान है, एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, वो वाकई नतीजे में तब्दील हो जाएं। I think the Aam Aadmi Party involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that and we are going to do a better job than anybody in the country. राहुल गांधी ने 8 साल पहले कहा था कि हम आम आदमी पार्टी से सीखेंगे और उनसे बेहतर काम करके दिखाएंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली को 2 बार जीत चुके हैं, पंजाब की कांग्रेस पार्टी को उखाड़कर सत्ता हासिल कर चुके हैं और अब गुजरात में कांग्रेस के मुख्य विपक्षी दल की हैसियत को चुनौती दे रहे हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने उनकी पार्टी से आखिर क्या सीखा? इसका जवाब तो राहुल ही दे सकते हैं, लेकिन मामला गुजरात का है तो राहुल का ये बयान भी सुन लीजिए। ये आपका जीता हुआ चुनाव है। चुनाव खत्म हो गया है, आप लोग जीत गए हो। बस आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मैं आपको यहां कह रहा हूं कि ये चुनाव आप लोग जीत गए हो, बट बस अब आपको उस बात को एक्सेप्ट करना है। फरवरी में राहुल गांधी पार्टी नेताओं से ये कहकर गुजरात से मानो गायब ही हो गए। गुजरात चुनाव में पार्टी के लिए इक्का दुक्का रैलियां की और पार्टी का प्रचार राज्य इकाई के नेताओं के भरोसे छोड़ दिया गया, जिसका नतीजा ये निकलता दिख रहा है कि अब गुजरात में दूसरे नंबर के लिए आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से कड़ा मुकाबला होगा। गुजरात में कांग्रेस को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने 2017 में बीजेपी की सांस फुला दी थी, जिसने बीजेपी को 99 सीट के साथ जैसे तैसे सरकार बनाने पर मजबूर कर दिया, उस कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने गुजरात चुनाव को राज्य नेताओं के भरोसे क्यों छोड़ दिया? पिछली बार कांग्रेस को 40% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 26% पहुंचने का अनुमान है। जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल पहले 77 सीट जीती थी, वो 2022 के विधानसभा चुनावों में 16 से 30 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। गुजरात चुनाव में पार्टी का प्रचार स्थानीय नेताओं के भरोसे छोड़ दिया गया। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे, लेकिन दक्षिण गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री को रोकने के लिए पार्टी ने राहुल की 2 रैलियां आदिवासी इलाकों में करवाई, लेकिन ये मोदी और केजरीवाल की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग के आगे नाकाफी साबित हुआ। लेकिन पार्टी को देखकर लगता है कि उसे नहीं लगता कि उसकी रणनीति में कोई खोट है।
इसीलिए पार्टी अपनी गलतियों पर फोकस करने की बजाय एग्जिट पोल में कमियां निकालने पर लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है, अपने बल पर खड़ा होना है और तभी विपक्ष की एकता आएगी। हमारी पिछले कुछ सालों में अलग अलग पार्टियों ने हमसे बहुत कुछ लिया है, हमें कुछ दिया नहीं है। वो कांग्रेस नाम से तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस, कई पार्टियां कांग्रेस से ही जन्म उनका हुआ है और नाम कांग्रेस उन्होंने ले रखे हैं और कांग्रेस का नुकसान हुआ है। तो हम अपने आप को मजबूत करेंगे। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस की अपनी आपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन उसके पास इस बात का जवाब नहीं है कि गुजरात जैसे अहम राज्य को, जहां पार्टी ने पिछली बार उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया था, वहां कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने प्रचार में हिस्सा क्यों नहीं लिया, जबकि आज तक और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बताता है कि पार्टी के प्रति निष्ठा रखने वाले वोटरों का एक अच्छा खासा वर्ग आज भी कांग्रेस के पास मौजूद है। गुजरात में बीजेपी को विकास के नाम पर 41%, नरेंद्र मोदी के नाम पर 19% और पार्टी के प्रति निष्ठा के मामले में 15% वोट मिले। वहीं गुजरात में कांग्रेस को वोट देने वालों ने महंगाई के नाम पर 28%, पार्टी निष्ठा के नाम पर 23% और उम्मीदवारों के नाम पर 14% वोट दिए। तो गुजरात में खुद की स्थिति बेहतर करने के लिए कांग्रेस के पास पूरे 5 साल थे। सवाल है कि कांग्रेस ने विपक्ष में रहकर क्या किया, जबकि बाहर से आकर अरविंद केजरीवाल धुआंधार प्रचार से गुजरात में अपनी जगह बनाते दिख रहे हैं। लेकिन सवाल कांग्रेस को लेकर है, जो एक एक करके राज्यों से गायब होती जा रही है, जबकि 8 साल पहले उसके नेतृत्व ने ऐसी पार्टी बनाने का दावा किया था जिसके दर्शन देश ने पहले कभी नहीं किए। आज तक ब्यूरो। દેશની ચૂંટણીના સૌથી સટીક અને ઝડપી પરિણામ માટે આજ તક, ये गुजराती में मैंने ये कहा कि देश के चुनावों का सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजा आपको आज तक पर ही देखने के लिए मिलेगा। तो सुबह 6 बजे से जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि तमाम नतीजे आज तक पर देखिए। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।